हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्चा। आज हम बात करने वाले हिस्ट्री टू द पॉइंट सीरीज में एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिससे सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, चाहे आप वनडे एग्जाम दे रहे हो, स्टेट पीसीएस एग्जाम हो या आपकी यूपीएससी एग्जाम हो। आज मैं आपको कुछ यूपीएससी के क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम पीवाईक्यूज देखेंगे, उसके बाद हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब बात करते हैं नोट्स कैसे बनाने हैं। तो आप टू द पॉइंट सीरीज है तो टू द पॉइंट यहाँ पे नोट्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आज की क्लास की पीडीएफ आपको लेनी है तो हमारी वेबसाइट से आपको आज की क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। इसके पहले टू द पॉइंट मैंने कई सारे मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक कवर किए हैं, अलग से आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो सारे टॉपिक पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। मुश्किल से 3-4 वीडियो और हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, और उसके बाद फिर हम मीडिएवल हिस्ट्री पे टू द पॉइंट डिस्कशन करेंगे। इसमें भी हम जो मीडिएवल हिस्ट्री हम शुरू करेंगे ना, उसमें भी हम 5 साल के जो पीवाईक्यूज हैं उनको शामिल करते हुए पूरा सेशन हम तैयार करेंगे। सो स्टार्ट कर लेते हैं। साइमन कमीशन। सबसे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड कैसा? जब आपको पता है कि जब 1857 का जब रिवॉल्ट हमारे देश में होता है, उसके बाद कंपनी से सारी पावर ले ली जाती है, और सारी पावर किसको दे दी जाती है? ब्रिटेन की क्राउन को दी जाती है। तो 1858 से जो एक्ट्स पास होते हैं उसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। उसके पहले जो एक्ट आ रहे थे ना, उन्हें हम चार्टर एक्ट कहते थे, क्योंकि वो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आ रहे थे। अब यहाँ पे बात हो रही है 1858 के एक्ट के बारे में, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहते हैं। वो पास हुआ। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आए 1861, 1892 और 1909। 1909 को हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। देन आया 1919 का एक्ट, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहा जाता है, और इसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। कई सारे रिफॉर्म इन्होंने सजेस्ट किए कि भारत में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए। इसका भी सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद कहा गया कि हमने जो आपको सजेशन दिए हैं कि कैसा रिफॉर्म होना चाहिए, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा होना चाहिए एटसेट्रा, तो उस सारी जांच करने के लिए, पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पे 10 साल बाद एक कमीशन का अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, एक रॉयल कमीशन बनाया जाएगा और वो भारत भेजा जाएगा, और वो इस एक्ट की जांच करेगा भारत आके। ठीक है, तो वो कमीशन क्या था? वो कमीशन साइमन कमीशन था। हालांकि कुछ पॉलिटिकल रीजंस के चलते 1929 मतलब 10 साल से पहले ही इस कमीशन को बना दिया गया था 1927 में, और 1927 में बनाए गए कमीशन का नाम क्या था? साइमन कमीशन था। ये जो साइमन कमीशन 1927 में बना था, और ये भारत आता है नेक्स्ट ईयर मतलब 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है, और भारत आने के बाद इसका बहुत अधिक मात्रा में विरोध होता है, बाइकआउट किया जाता है इंडियन लीडर्स के द्वारा। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो साइमन कमीशन बनाया गया था इसमें 7 मेंबर्स थे। इसमें कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे, और एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था, कोई भी इंडियन व्यक्ति नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया जाता है। तो क्या साइमन कमीशन के बारे में बातें हैं वो हम देखेंगे, फिर नेहरू रिपोर्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो एक एक करके हम सारे पॉइंट को यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे देखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की कुछ बातें आपको दिखाई दे रही हैं, जिसे हमने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा है। इस रिफॉर्म में आपको इंट्रोड्यूस किया गया था बाइकैमरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एक आपकी अपर हाउस है, एक आपका लोअर हाउस है। इसके अलावा जो सेपरेट इलेक्टोरल था मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, उसको एक्सटेंड किया गया था क्रिश्चियंस के लिए, सिख और एंग्लो इंडियंस के लिए। इसके अलावा डायर की मतलब डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत प्रांतों में मतलब प्रोविंस में कर दी गई थी। ये सारी बातें यहाँ पे की जा रही थी, आप इसे सेपरेट वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके बाद, इस रिफॉर्म के बाद, इस एक्ट के बाद साइमन कमीशन आया। तो साइमन कमीशन की क्या बातें थी वो देखने से पहले हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे गए। आई होप आप लोग में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने ये पर्टिकुलर टॉपिक कहीं और भी पढ़ा होगा या कभी पहले भी पढ़ा होगा। तो देखते हैं आप कितना इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। पहले हम कुछ पीवाईक्यूज को यहाँ पर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, इसका क्या पर्पस था? साइमन कमीशन इन 1928 केम टू इंडिया विद द पर्पस। किस पर्पस से आया था? तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को कंसिडर करने के लिए भारत आया था, टू कंसिडर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एंड 1919 के एक्ट को चेक करने के लिए आया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है साइमन कमीशन ऑफ 1927 वाज बायकॉटेड बिकॉज, इसको बायकॉट क्यों किया गया, साइमन गो बैक का स्लोगन क्यों लगाया गया, काले झंडे क्यों दिखाए गए, तो आंसर हो जाएगा इसका देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन। इस साइमन कमीशन में 7 मेंबर तो थे लेकिन कोई भी भारतीय व्यक्ति नहीं था। और ये आया क्यों था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने के लिए भारत में, अब भारत में रिफॉर्म करना है लेकिन कोई भी भारतीय शामिल नहीं है, इसलिए इसका बायकॉट किया जा रहा था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत कब आया, कब इसने विजिट किया भारत, तो 1928 में। एक डेट भी आप चाहो तो याद रख सकते हो, 3 Feb 1928, 3 फरवरी 1928 को ये बॉम्बे आया था। ठीक है, एक और डेट याद रख सकते हो, 30 अक्टूबर 1928 को ये पहुंचा था लाहौर। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर हम साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन, साइमन कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1927 में फॉर्मेशन हुआ था, 1928 में भारत आया था और 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की थी। तो रिपोर्ट कब आई थी, 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग मेंबर ऑफ साइमन कमीशन बिलोंग्स टू लिबरल पार्टी, इनमें से कौन लिबरल पार्टी से बिलोंग करने वाला पर्सन है जो कि साइमन कमीशन का मेंबर था, तो आंसर हो जाएगा सर जॉन साइमन, और इनके नाम पर ही इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन पड़ा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ऑन हु सजेशन वर द इंडियन केप्ट आउट ऑफ द साइमन कमीशन, किसकी सलाह पे, किसके सजेशन पे इंडियंस को दूर रखा गया था साइमन कमीशन से, आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। तो अभी जब हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे डिस्कशन करेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, तब हम लॉर्ड इरविन के बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड, तो लाला लाजपत राय जी के बारे में अगर बताऊं तो जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचता है तो वहां पर प्रोटेस्ट को लीड कर रहे होते हैं लाला लाजपत राय जी। तो वहां पे पुलिस को आदेश दिए जाते हैं लाठी चार्ज के, तो यहाँ पे लाठी चार्ज किया जाता है लाला लाजपत राय जी के ऊपर, जिसके कारण वो इंजर्ड हो जाते हैं और कुछ समय बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो इन लाठी चार्ज इन प्रोटेस्ट टू साइमन कमीशन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो पंजाब केसरी भी लाला लाजपत राय को कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाय, तो नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी, तो नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, जबकि इस रिपोर्ट का विरोध किसने किया था, इस रिपोर्ट का विरोध किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना पुट हिज 14th पॉइंट प्रपोजल। अब हुआ क्या था, जो साइमन कमीशन भारत आया है ना, साइमन कमीशन भारत आया तो साइमन कमीशन का काफी विरोध हुआ। तो यहाँ पर एक चुनौती दी गई इंडियन लीडर्स को, भारतीय जो लीडर्स हैं उनको एक चुनौती दी गई कि आप लोग एक काम करो कि आप लोग सब मिलके ही कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करो और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ जिसमें सभी लोग एग्री हो। जिसके बाद नेहरू रिपोर्ट को बनाया गया, नेहरू रिपोर्ट ड्राफ्ट की गई। ठीक है, लेकिन नेहरू रिपोर्ट की कुछ डिमांड्स सही नहीं लगी मोहम्मद अली जिन्ना को, तो जिन्ना जी ने कहा कि हम नेहरू रिपोर्ट में कुछ अमेंडमेंट चाहते हैं और उन्होंने कुछ सजेशंस दिए। और नेहरू रिपोर्ट में सजेशन करना किसने दिया, मोहम्मद अली जिन्ना ने, लेकिन सजेशन को माना नहीं गया। तो उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 पॉइंट प्रपोजल रखा। ठीक है, और ये कब रखा, 1929 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन फेब 1928, इसके प्रेसिडेंट कौन थे। अब यहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना है तो सारी पार्टीज के लीडर को इनवाइट किया जाएगा, इसलिए इसे नाम दिया गया ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। ये आयोजित की गई थी 1928 में और इसके लीडर थे डॉक्टर M.A. अंसारी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है प्रोटेस्ट लेड बाय लाला लाजपत राय वॉज ऑर्गेनाइज इन लाहौर इन 1928 अगेंस्ट साइमन कमीशन। रीजन है साइमन कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर इन इट। तो क्वेश्चन बोला गया है कि लाला लाजपत राय जी के द्वारा लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध को ऑर्गेनाइज किया गया था। क्यों किया था उन्होंने विरोध, क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय नहीं था। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, साथ ही साथ आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए के लिए, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। ये यूपीएससी 2010 का प्रश्न है कि साइमन कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट दी थी 1930 में, तो उसमें क्या रिकमेंड किया था, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो साइमन कमीशन ने कहा था अपनी रिपोर्ट में कि जो डायरकी है, जो द्वैध शासन है, उसको हम रिप्लेस कर देंगे और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर आएंगे प्रोविंस में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आइए हम साइमन कमीशन के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं।
सबसे पहली बात, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को जांच करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने के लिए यहाँ पे साइमन कमीशन तैयार किया गया था। साइमन कमीशन में 7 व्यक्ति थे, 7 मेंबर कमीशन था, लेकिन इसमें एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं था, कोई भी इंडियन नहीं था, सारे के सारे इंग्लिश थे या ब्रिटेन के व्यक्ति थे और ये भारत आए थे। ठीक है, तो ये साइमन कमीशन कब बना? ये साइमन कमीशन 1927 में फॉर्म हुआ। जैसे ही इंडियन लीडर को इस बात की पता चला कि साइमन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ है और ये भारत आने वाला है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करने के लिए और उसमें कोई भी भारतीय नहीं है, तो यहाँ पे जो कांग्रेस का सेशन होता था ना, तो कांग्रेस का सेशन हुआ मद्रास में 1927 में, जिसके प्रेसिडेंट थे मुख्तार अहमद अंसारी। और इस सेशन में रेजोल्यूशन पास किया गया कि हम डिसाइड करते हैं कि हम बायकॉट करेंगे साइमन कमीशन को। तो जब साइमन कमीशन भारत आता है बॉम्बे में 3 Feb 1928 को, 3 फरवरी 1928 को, तो उसका मास प्रोटेस्ट होता है, रैलियां निकाली जाती हैं, स्लोगन लगाया जाता है साइमन गो ब्लैक, और काले झंडे इसको दिखाए जाते हैं। ठीक है, इतनी चीजें, काले झंडे दिखाए जाते हैं। अभी जो साइमन कमीशन बना था ना 1927 में, नवंबर 1927 में, इसके चेयरमैन जो थे वो सर जॉन साइमन थे, इसके चेयरमैन थे, इसलिए इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया था। अब प्रोटेस्ट के दौरान लाला लाजपत राय जी प्रोटेस्ट कर रहे थे, कहाँ से? लाहौर से, और वो इंजर्ड हो गए और उसके कुछ समय बाद लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इतना लंबा जब प्रोटेस्ट चल रहा है, मास प्रोटेस्ट चल रहा है अगेंस्ट द साइमन कमीशन, तो उस समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, मतलब भारत के जो सचिव हैं, भारत का सचिव कहाँ रहता था? लंदन में रहता था, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर था। ये वही भारत का सचिव है जिसको 1919 में हमने कहा था कि हम इसको अपनी सैलरी नहीं देंगे, मतलब भारत का पैसा इसकी सैलरी में नहीं जाएगा। याद आया? ये वही भारत का सचिव है। और उस समय भारत का सचिव था लॉर्ड बिरकेनहेड। इसने चैलेंज किया इंडियन लीडर को कि आप एक ड्राफ्ट तैयार कीजिए जिससे हम एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को तैयार कर सके, भारत के संविधान को तैयार कर सके, जिसमें सारे इंडियंस की भी सहमति हो, मतलब ऑल पार्टी की परमिशन हो, एक्सेप्ट करे उसे। इस तरीके से एक ड्राफ्ट कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन को। तो सारे पॉलिटिकल लीडर ने इसे एक्सेप्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें यहाँ पे ड्राफ्ट करना था कॉन्स्टिट्यूशन। इस कमेटी को हेड कर रहे थे मोतीलाल नेहरू और सेक्रेटरी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुछ और व्यक्ति भी इसमें शामिल थे, जैसे कि तेज बहादुर शप्रू थे, मंगल सिंह और सुभाष चंद्र बोस जी भी शामिल थे। इस कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट ये निकला कि नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई और नेहरू रिपोर्ट को सबमिट किया गया लखनऊ सेशन ऑफ द ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ऑन 28 अगस्त 1928। तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 में लखनऊ में जब हुई, लखनऊ सेशन में इस नेहरू रिपोर्ट को रखा गया। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट सबमिट हो गई 1928 में। बट इस रिपोर्ट में क्या था? इस रिपोर्ट में डोमिनो स्टेटस के बारे में बात की गई थी। तो नेहरू जी ने कहा, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी और मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि यार ये बात तो बहुत पुरानी है। ये तो वही बात हो गई कि जब 4 साल पहले जिस चीज के लिए लड़ रहे थे, आज भी आप उसी बात पे डिस्कशन कर रहे हो। अब हमें डोमिनो स्टेटस नहीं चाहिए, हम अब पूर्ण स्वराज, मतलब हम स्वराज चाहते हैं, हम सेल्फ गवर्नमेंट चाहते हैं। तो इसलिए नेहरू रिपोर्ट का विरोध जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया। इसलिए JL नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई 1928 में, जिसे हम इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन लीग के नाम से जानते हैं। तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन लीग कब बना था? 1928 में बना था। क्यों बना था? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में बना था। इसके अलावा इसको फॉर्म किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, फिर फाइनली जैसे तैसे करके मेजॉरिटी वोटिंग से जो कैलकाटा सेशन होता है दिसंबर का 1928 में, मोतीलाल नेहरू जी यहाँ पे फाइनल रिपोर्ट पेश करते हैं और ये फाइनल रिपोर्ट जो है वो मेजॉरिटी वोटिंग के साथ पास हो जाती है। और यहाँ पे ब्रिटेन गवर्नमेंट को कहा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट की जो बातें हैं उसको 1 साल के अंदर इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, अब नेहरू रिपोर्ट में ऐसा क्या था वो भी हम देखेंगे जिसके कारण मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे बायकॉट किया, इसे मानने से मना किया, वो भी हम देखेंगे। अच्छा, 1928 में नेहरू रिपोर्ट को सबमिट किया गया और 1930 में मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट को भी पब्लिश कर दिया गया और ब्रिटेन गवर्नमेंट को साइमन कमीशन की रिपोर्ट दे दी गई। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास 2 रिपोर्ट थी, एक साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी और एक नेहरू रिपोर्ट थी, और दोनों रिपोर्ट को मिला के क्या करना था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना था। इसलिए डिसाइड किया गया कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखेंगे, जिसको हम हिंदी में गोल मेज सम्मेलन कहते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ होती थी? लंदन में। तो यहाँ पे सारी पार्टी के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको वहाँ पे इनवाइट किया गया और सभी लोग मिलकर डिसाइड करेंगे इन दोनों रिपोर्ट के बेसिस पे किस तरीके से भारत का संविधान तैयार होना चाहिए। और इसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो रिजल्ट था ना, वो था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आने वाले सेशन में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब हमें डिस्कस करना है कि नेहरू रिपोर्ट में ऐसी कौन सी बातें थी
तो सबसे पहली बात, नेहरू रिपोर्ट में तो स्वराज की बात नहीं की गई, यहाँ पे बात की गई डोमिनो स्टेटस के बारे में। इन्होंने कहा कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल होना चाहिए, मतलब 2 हाउसेस होना चाहिए, सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, मतलब अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है मतलब लोअर हाउस है, इसमें 500 मेंबर होने चाहिए जो कि 5 सालों के लिए इलेक्ट किए जाएंगे। और जो सीनेट है, सीनेट में 200 मेंबर होना चाहिए जो कि 7 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाएंगे। गवर्नर जनरल जो होगा वो एडवाइस करेगा, एडवाइजर की तरह काम करेगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए। इसके अलावा बोला गया देयर शुड बी अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक संघीय ढांचा होना चाहिए, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। और रेसिडुअल पावर जो होगी वो सेंट्रल के पास होगी। रेसिडुअल पावर किसके पास होंगी? सेंट्रल के पास होंगी, ये बात यहाँ पे कही गई। इसके अलावा जो आपका माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज के लिए सेपरेट इलेक्टोरल की बात की गई थी 1909 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में। तो इसमें कहा गया कि जो आप माइनॉरिटीज के लिए सेपरेट इलेक्टोरल की बात कर रहे हैं, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियन, तो यहाँ पे कोई भी सेपरेट इलेक्शन नहीं होगा माइनॉरिटीज के लिए, जबकि ज्वाइंट इलेक्टोरल की बात यहाँ पे की गई। इसके अलावा कहा गया कि पंजाब और बंगाल में कोई भी कम्युनिटी के लिए कोई रिजर्वेशन सीट्स नहीं रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा मुस्लिम सीट वहीं पर रिजर्व रहेंगी जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन जो है, मुस्लिम जनसंख्या एटलीस्ट 10% है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग रखा जाएगा, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग रहेगी। और कहा गया कि सेंटर में मुस्लिम्स के लिए 1/4 सीट रिजर्व रहेंगी। कितनी सीट रहेंगी मुस्लिम्स के लिए? 1/4 सीट रहेंगी। इसके अलावा सिंध को सेपरेट करने की बात की गई थी बॉम्बे से, ये बातें नेहरू रिपोर्ट में कही गई थी। तो यहाँ पे कुछ बातें मोहम्मद अली जिन्ना जी को अच्छी नहीं लगी, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने 3 डिमांड्स अपनी रखी। 3 डिमांड्स इन्होंने अपनी रखी मोहम्मद अली जिन्ना जी ने, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में उनकी डिमांड्स को नहीं एक्सेप्ट किया गया। जब उनकी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना अपने 14 पॉइंट लेकर आए, ठीक है। तो वो 3 बातें कौन सी थी वो हम देख लेते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले तो बात नेहरू रिपोर्ट को डॉक्यूमेंट ऑफ स्लेवरी कहा है। नेहरू रिपोर्ट को डॉक्यूमेंट ऑफ स्लेवरी किसने कहा है? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा है। इन्होंने कहा कि मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल लेजिस्लेशन में 1/3 होना चाहिए, जबकि नेहरू रिपोर्ट में 1/4 कहा गया था। इन्होंने माइनॉरिटीज के लिए सेपरेट इलेक्टोरल की बात की गई, जबकि नेहरू रिपोर्ट में जॉइंट इलेक्टोरल की बात की गई थी। और इन्होंने कहा, मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि जो रेसिडुअल पावर है ना, अवशिष्ट शक्तियां, रेसिडुअल पावर जो है वो प्रोविंस के पास होनी चाहिए, जबकि नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था कि सेंट्रल के पास पावर होनी चाहिए। और उसके बाद जब तीनों अमेंडमेंट डिमांड जो उन्होंने की थी वो एक्सेप्ट नहीं किए गए, रिजेक्ट कर दिए गए कम्प्लीटली। उसके बाद 14 पॉइंट जिन्ना ने इंट्रोड्यूस किए, जिन्हें जिन्ना 14 पॉइंट्स कहा जाता है। तो आई थिंक आपको नेहरू रिपोर्ट क्लियर हुई होगी और साइमन कमीशन भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन सेंड टू इंडिया ऑन। साइमन कमीशन भारत कब भेजा गया था? तो 3 फरवरी को आया था ये 1928 में बॉम्बे में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। साइमन कमीशन में कितने लोग थे? तो साइमन कमीशन में 7 लोग थे, 7 पर्सन्स थे। ऑप्शन ए करेक्ट है। On 30th October 1928, the commission arrived in Blank, where it was made by the protester waving black flag. तो कहाँ पर 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन पहुंचा था? तो लाहौर में पहुंचा था, जहाँ पे से काले झंडे दिखाए गए थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि पुलिस की लाठीचार्ज से कौन से ऐसे लीडर थे जिनकी डेथ हो गई थी 17 नवंबर 1928 में? तो आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कांग्रेस on the other hand appointed an all party constitution committee to draft a new constitution for India. As a result there emerged a report drafted under the chairmanship of, तो किसकी चेयरमैनशिप में रिपोर्ट ड्राफ्ट की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट थी ये, तो ये नेहरू जी की चेयरमैनशिप में ही तैयार की गई थी, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो आई थिंक ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। ये 5 क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है ये, Which of the following statement are true about the Simon Commission? साइमन कमीशन के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला, 1919 एक्ट 1919 का जो एक्ट था 1919 के अधिनियम के बाद इसे अपॉइंट किया गया था, इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ 1919 एक्ट। इसके अलावा इसे हेड कर रहे थे सर जॉन साइमन। इसने रिकमेंड किया था फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट वाज अपोज्ड बाय द इंडियन लीडर। कौन से स्टेटमेंट सही है? केवल 1 और 2, केवल 2, 3 एंड 4, ओनली 1, 2 एंड 3, ऑल द अबव। तो जो भी सही आंसर आपको लगता है वो आप हमें कमेंट पे दे सकते हैं, रिप्लाई भी मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड कर दूंगी। आई होप ये पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर कुछ और नए इंटरेस्टिंग मॉडर्न हिस्ट्री के हम टू द पॉइंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।